जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप मौजूद हैं सारियाज के मेन पेज। सारियाज बी द मैन जो हमारी कंपनी है इसके मेन पेज के ऊपर फेसबुक का जो मेन हमारा पेज है प्राइम पेज। वैसे हमारे और भी पेजेस हैं क्योंकि हमारा ये वाला जो पेज है काफ़ी जगहों के ऊपर ये फेसबुक ने बैन किया हुआ है, इसकी एक्सेस को जो विदहेल्ड किया हुआ है, जैसे कि इंडिया, इसराइल और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर। तो लेकिन जो हमारा प्राइम पेज है वो यही है। बाकी पेजेस इसके शेडो पेजेस हैं और उन पेजेस के अंदर हम काफ़ी एक्टिविटीज़ जो हमारी कमर्शियल एक्टिविटी है ज़्यादातर हम वो करते रहते हैं, जिनमें बैजेस और ये सारी चीज़ें। आज का जो सेशन है बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है। इस सेशन के अंदर जो हमने लास्ट 3 वार्म अप सेशंस जो हमारा मेन जो हमारी सीरीज आनी है मलहमतुल कुबरा के ऊपर, उस सीरीज के जो वार्म अप सेशंस हमने किए थे उनको मैं ज़रा कंबाइन करूंगा और आपके लिए लाइव इसके अंदर अभी मुझे आपके जो कमेंट्स हैं वो थोड़ा आगे होके देखना पड़ेंगे, नज़र मुझे इतना क्लियर नहीं आ रहे, लेकिन आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू देम ऑल्सो, कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। हमने जो मलहमतुल कुबरा क्या चीज़ है, मलहमतुल कुबरा का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ये मलहमा किस चीज़ को कहते हैं, और कुबरा तो आपको अगर थोड़ी सी अरबी से फेमिलियर हैं तो आपको ये चीज़ कुबरा कबीर से निकला है, यानी बड़ी। मलहमा जंग को कहते हैं, यानी अहदीस मुबारका के अंदर मलहमतुल कुबरा को इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और तवील जंग के नाम से इसको याद किया गया है कि मलहमतुल कुबरा यानी सबसे बड़ी जंग जो मुसलमानों की होनी है, ये वो जंग है जिसको बयान किया गया। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कनेक्टेड हैं। जैसे हमने आपको हमारे बैजेस भी बने हुए हैं सारियाज के ऊपर, काफ़ी कोशिश की है कि जितना मैक्सिमम हम आपको इन चीज़ों के बारे में, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता सकें तो हम वो आपको बताते हैं। इसी तरीके से ग़ज़वा-ए हिंद का एक कॉन्सेप्ट है जो हमने आपको उसके बारे में काफ़ी फेमिलियर किया है, और उसके ऊपर हमारे काफ़ी बैजेस भी हैं जो उसके रूट मैप्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो अक्सर लोग जो कंफ्यूज करते हैं कि जो आखिरुज़्ज़मा की अहादीस हैं या जो प्रोफेसीज हैं उनके जो सीक्वेंस को, उनकी टाइमलाइन को आगे पीछे मिक्स कर देते हैं। डिपेंड करता है हाउ यू आर रीडिंग दैम। अगर सपोज मैं आपको बताता हूँ कि आपने कोई अहादीस याजूज माजूज के बारे में पहले पढ़ ली हैं, तो फिर जब आप दज्जाल की अहादीस पढ़ेंगे से रिलेटेड या मलहमतुल कुबरा से रिलेटेड आप अहादीस पढ़ेंगे तो आप थोड़े से उस टाइम के फेज आउट हो जाएंगे कि यार ये कैसे है। कई चीज़ों को आप कंफ्यूज करना शुरू हो जाएंगे। इमाम महदी का जो नज़ूल है, इमाम महदी अलैहिस्सलाम का, और उसके बाद जो हज़रत ईसा की सेकंड कमिंग है, तो इनको अगर आपने सीक्वेंस से और उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया तो ये बड़ा ही एक मैटर जो है, क्योंकि ये 3-4 जंगें जो हैं उनके बारे में हैं और इसके बाद दुनिया का इख्तिताम है, दुनिया इसके बाद आगे नहीं चलनी, इसीलिए इनको आखिरुज़्ज़मा कहते हैं, यानी ज़माने का जहाँ एंड हो रहा है। तो उसके अंदर ये है कि अगर आप इन चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, इसके जो सीक्वेंस है, इसकी जो टाइमलाइन है, तो आप अक्सर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ है और ये जंग भी है, वो जंग भी है। एक का वाक़या आप दूसरे के अंदर डाल देंगे, दूसरे का वाक़या आप पहले में डाल देंगे। तो इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि ये जो जंगें हैं जो आखिर ज़ुमा की हैं, इनका सीक्वेंस क्या है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि ये कब होंगी, इसका किसी को भी नहीं पता लेकिन जो इंडिकेशन हमें अहादीस से मिलती है, जो रीजन्स मिलते हैं, जो जगह मिलती हैं, जो कंट्रीज़ मिलती हैं, उनके हिसाब से हम एक एस्टिमेट इस चीज़ का लगा सकते हैं कि ये कहाँ जंगें होंगी और कौन सी जो फौज है वो इन जंगों को लड़ेगी। यही दुनिया में 1400 साल से मुसलमान यही करते आए हैं कि वो अहादीस के अंदर जो प्रोफेसीज हैं, जैसे कस्तंतुनिया जिसको आप इस्तांबुल कहते हैं टर्की, उसके फतह की जो अहादीस थी, सूरह रोम में रोम के फतह की जो अहादीस थी, तो उसको जो फॉलो कर रहे थे मुसलमान उन अहादीस को, तो परस्यू कर रहे थे कि वो हैपन, उनको पता नहीं था कि ये किस वक्त आके ये पूरी होंगी। इस्तांबुल की
जो फतह है वो उसको 900 साल लग गए, 900 ईयर्स। आप सोच सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान को बने 75 साल हुए हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि जैसे शुरू की जो दुनिया का पहला दिन था वो 1947 14 अगस्त था, ऐसे नहीं है। सिर्फ 75 को आप कंपेयर करें 900 ईयर्स के साथ, तो फिर आपको पता चलेगा कि मुसलमानों का रिजॉल्व, जो असल मुसलमान है, कितना स्ट्रांग होता है। 900 साल तक मुसलमान कस्तंतुनिया के ऊपर हमला करते रहे उसको कब्जा करने के लिए, क्योंकि दे वांटेड टू परस्यू द हदीस मुबारक, वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि क्या ही वो फातेह होगा और क्या ही वो फौज होगी। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए दे केप्ट ट्राइंग फॉर 900 ईयर्स, और उसके बाद वो हुई। इसी तरीके से जो बाकी जंगें हैं, इसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि ये आज ही ये कॉन्सेप्ट बाहर आए हैं। जब से पाकिस्तान इंडिया बना है तब से ही ये चीज़ें सामने आई हैं, 75 साल से। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हमारे मुसलमान कॉन्करर्स जो थे, दे ऑलवेज परस्यूड द गज़वा हिंद की जो हदीस है उसको वो परस्यू करते रहे, और उसके अंदर उन्होंने बेशुमार डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, डिफरेंट सेंचुरीज के अंदर, यानी महमूद गजनवी को आप देख लें कि महमूद जो गजनवी था उसने हमले किए गुजरात वाली साइड के ऊपर, इंडिया का जो सोमनाथ है। उसके बाद आप शहाबुद्दीन गौरी को देख लें। अगर इनसे भी पहले चले जाएं तो मोहम्मद बिन कासिम सिंध वाली साइड पे आया। क्यों सिंध वाली साइड पे आया? क्योंकि वो जो ईरान का जो सूबा है बलूचिस्तान के साथ, वो वहाँ वो गवर्नर थे, तो साफ जाहिर है उनसे नियरेस्ट वो सिंध था, इसलिए उनको ये टास्क दिया गया जो राजा दाहिर का टास्क था। आपने वो वाक़या पूरा आपको किसी और दिन सुना देंगे, आपने सुना भी होगा, जिसके अंदर वो पायरेट्स थे, जैसे सोमालियन पायरेट्स हैं, तो उस तरीके से वो करके तो अंदरून से भाग जाते थे। तो इसी तरीके से मेरा कहने का मकसद ये है कि मोहम्मद बिन कासिम भी जब उनको ये मौका मिला, उनको ये चांस मिला कि हिंद की जानिब और सिंध और हिंद की जानिब वो बढ़े, तो उन्होंने दिल में यही सोचा कि मैं गज़वा हिंद शायद के लिए जा रहा हूँ। इसी तरीके से जो महमूद गजनवी थे, जब उन्होंने सोमनाथ के ऊपर अटैक किए और सिंध और हिंद, अब अगर कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का एरिया सिंध है, तो लेकिन गुजरात का जो इंडियन गुजरात है वो किसी सूरत सिंध नहीं है, वो हिंद ही है। तो उसने अटैक किए, तो साफ ज़ाहिर है ही ऑल्सो वॉज परस्यूइंग द सेम थिंग कि मैं गज़वा हिंद को परस्यू कर रहा हूँ। इसी तरह शहाबुद्दीन गौरी जब आए और इन्होंने राजपूत क्लैन, 200 से ज़्यादा राजपूत क्लैन जिनको लीड कर रहे थे चौहान हमारे पाकिस्तान में भी हैं बाय द वे, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हुए। तो जब उन्होंने उधर पृथ्वीराज चौहान पे अटैक किया, तो बैक इन हिज माइंड और उनके दिल में ये ख्वाहिश बेशक ज़रूर होगी कि मैं गज़वा हिंद ही लड़ने जा रहा हूँ। टाइम का किसी को नहीं पता है। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, मुगल्स और ये सारे लोग, जितने भी लोग आए उनके बाद, इनका बेसिकली जब भी ये अपॉर्चुनिटी इनको अराइज होती थी, तो दे यूज्ड टू थिंक कि शायद हम वो सिलेक्टेड फौज हैं जिसके नसीब में अल्लाह ताला ने गज़वा हिंद कर दिया है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अल्लाह ताला ने तो साफ ज़ाहिर हमें कहा है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पे है। तो नीयत उन सब ने कर ली, तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने उनकी नीयत को कबूल कर लिया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब कि गज़वा हिंद, वो जंगें उन्होंने लड़ी, मुहिम्मात उन्होंने लड़ी, लेकिन जो फाइनल बैटल है गज़वा हिंद की वो नहीं हुई। उसके बारे में इसलिए इतने कंफर्म मैं आपको ये कह सकता हूँ क्योंकि उसके सीक्वेंस आगे से कनेक्टेड था कि और जब वो पलटेंगे तो शाम में हज़रत ईसा को पाएंगे। ऐसा हुआ कि मुसलमान पलट के वापस चले गए। कोई भी इनमें से मुसलमान जो गज़वा हिंद की नीयत से आया था वो वहाँ ठहरा नहीं। महमूद गजनवी को ले लें, शहाबुद्दीन गौरी को ले लें, मोहम्मद बिन कासिम को ले लें, अहमद शाह अब्दाली को ले लें, ये लोग वापस, ये गाजी वापस जाते रहे यहाँ अपने लोगों को अपॉइंट करके, क्योंकि इनको हदीस को परस्यू कर रहे थे कि हम जब पलटेंगे हमने वापस जाना है, तो अब हमें दूसरी साइड की तरफ, अफगानिस्तान से हमें शाम की तरफ किसी तरीके से हमें वहाँ की तरफ जाना है। लेकिन अल्लाह ताला का अपना निज़ाम है, वो चीज़ें अभी वो इस तरीके से हुई नहीं और वो सीक्वेंस उस तरीके से बना नहीं। खैर एनीवेज वो लोग अपनी तबई मौत फौत हो गए अपने। अल्लाह का शुक्र है कि गज़वा हिंद की नीयत करने वाले किसी भी गाजी को दुश्मन की तलवार मैदान जंग में नहीं गिरा सकी। वो अहमद शाह अब्दाली हों, वो कुतुबुद्दीन ऐबक हों, शहाबुद्दीन गौरी हों, मोहम्मद बिन कासिम हों, महमूद गजनवी हों,
ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो इनका टाइम जब अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था तो ये फौत हुए। और दूसरी चीज़ कि एक तो वो पलटे नहीं, दूसरी सेकंड चीज़ इसके अंदर ये है कि वो जंग जो है इट्स आखिरुज़्ज़मा की जंग, यानी ये दो जंगे मलहमतुल कुबरा और ग़ज़वा हिंद के बारे में ये अंडरस्टैंड करना आपका बहुत ज़रूरी है कि इसके बाद एक और चीज़, एक और डाइवर्जन स्टार्ट होनी है हिंदुओं को। इसके बाद जो चीज़ है या तो वो सब कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर जो बचेंगे तो वो मतलब ऐसे नहीं होगा कि जिस कैपेसिटी के अंदर इंडिया आपको आज लग रहा है कि 100 करोड़ हिंदू वहाँ मौजूद हैं, तो अगर ग़ज़वा हिंद हुआ होता तो ऐसे नहीं है। ग़ज़वा हिंद अभी होना है। और दूसरी साइड पे कि जो यहूदी हैं, इसराइली फ्री मेसन्स, वो भी मौजूद हैं, तो मलहमतुल कुबरा भी अभी होना है और आखिरुज़्ज़मा का अभी वक्त जो है वो आना है। हज़रत इमाम महदी नहीं आए, हज़रत ईसा नहीं आए, तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है, इंटरलॉग्ड हैं, तो ये चीज़ें अभी होनी हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स कि मलहमतुल कुबरा मलहमतुल कुबरा जो है उसकी जो निशानियां हैं वो शाम के अंदर से स्टार्ट होती हैं। शाम बहुत ही क्रूशल किस्म की कंट्री है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर ये पूरा एरिया जिसमें जॉर्डन, इराक, कुर्दिस्तान और आप कह लें फ़लस्तीन तो ऑफ कोर्स, और नीचे थोड़ा सा मिस्र का गाज़ा वाली साइड पे, ये पूरे का पूरा जो मुजम्मा एक इलाका था लेवेंट का, इसको शाम कहा जाता था। सिर्फ सीरिया की जो कंट्री है उसको शाम नहीं कहा जाता था, ये पूरा शाम का एरिया था। तो शाम के अंदर ये जंग है और शाम के अंदर स्पेसिफिकली दमिश्क बड़ा क्रूशल है। दमिश्क इज़ आजकल के दौर में जो इसराइली फ़ौज जहाँ पोस्टेड है गोलान हाइट्स के अंदर, तो दमिश्क इज़ ओनली 15 to 20 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर पोस्ट। तो बिल्कुल ही आप नेक टू नेक कह लें कि ये एरिया है। और जब से शाम के अंदर इन्होंने ये सिविल वॉर को स्टार्ट किया है तो तब से ये चीज़ काफ़ी लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये जो सिविल वॉर है ये एंड नहीं होगी। और हम भी यही आप लोगों के साथ जब भी बात होती तो हम भी आपको यही कहते हैं कि ये जंग तवील जंग है मलहमतुल कुबरा, तो ये एंड नहीं होगी, ये किसी ना किसी तरीके से इट विल कीप ऑन गोइंग। तो 9 साल तो हो गए हैं इस जंग को, ये अभी तक चल रही है। टर्की इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था, टर्की इन्वॉल्व हो गया है, तुर्किया जिसको उन्होंने नाम चेंज कर दिया। तो इसके अंदर आप ये चीज़ देखें कि ये मलहमतुल कुबरा इज़ ऑलरेडी हैपनिंग। तो मलहमतुल कुबरा एक तवील जंग है, वो स्टार्ट हो चुकी है। ग़ज़वा हिंद मलहमतुल कुबरा के बाद स्टार्ट होगा, लेकिन ग़ज़वा हिंद मलहमतुल कुबरा से पहले ख़त्म होगा। वो इसलिए क्योंकि जो ग़ज़वा हिंद के जो फातेह मुजाहिद होंगे, वो मुजाहिदीन, आजकल लोग कहते हैं जी ग़ज़वा हिंद, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि जो लोग नए आते हैं हमारे सारियास के साथ कनेक्ट होते हैं तो उनको ये चीज़ वो भी इसी इन्फ्लुएंस में होते हैं कि जी ग़ज़वा हिंद या तो कहते हैं हो गया उसका, मैंने आपको जवाब दे दिया, या वो कहते हैं ग़ज़वा हिंद हमने नहीं लड़ना जी, पाकिस्तान की फ़ौज नहीं लड़ेगी, हमने नहीं लड़ना। अगर हमने नहीं लड़ना तो इंडोनेशियंस ने या सुडानीज़ ने या फिर चिली में बैठे हुए मुसलमानों ने, अल्लाह ने सबके लिए ये खोला हुआ है ओपन। इट्स नॉट अ नेशनलिस्ट वॉर, तो ये है नहीं, एक रिलीजियस ड्यूटी है तो वो भी आएंगे। लेकिन जो लोग इंडिया के साथ, हिंद के साथ बॉर्डर पे मौजूद हैं, वो लड़ें, अपनी विल से लड़ें या ना लड़ें, उनको लड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये एक्सपेंशन जो अखंड भारत की या हिंदू राष्ट्र की जो एक्सपेंशन हो रही है ये इधर की साइड पर होनी है, तो आप ना लड़ें तो ज़बरदस्ती आपको लड़ना पड़ेगा। खैर एनीवे, और पाकिस्तान फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से प्रिपेयर हो रही है, अल्लाह ताला इसको कर रहा है न्यूक्लियर एसेट्स और मिलिट्री माइट के तौर पे, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस पाकिस्तान फ़ौज और पाकिस्तान के लोगों ने ही लड़ रही। हाँ, ये एक अलहदा बात है, अलग बात है कि वो जो जंग है वो जैसे सीरिया की जंग है, तो वो उसके अंदर मिलिशियाज भी होंगे, उसके अंदर ग्रुप्स भी होंगे और पैरामिलिट्री भी होंगे, और आप ये कह लें कि अर्बन वॉरफेयर सिटीज़ के अंदर होगा। तो वो सिविलियन और आर्मी फ़ौजी के अंदर का जो फ़र्क है वो ख़त्म हो जाता है। और कई हमारे जो एनालिस्ट हैं और हमारे जो रिसर्चर्स हैं, ज़ैद ज़मान हामिद साहब, तो उनसे जब हमारी बात होती है तो उनसे मैंने एक दफ़ा ये सवाल भी पूछा कि आपको क्या लगता है कि जो अगली जंगें हैं इनके अंदर रेगुलर्स जो हैं आर्मी के, वो ज़्यादा प्रोएक्टिव और फंक्शनल होंगे या फिर जो अर्बन वॉर्स के अंदर जो सिविलियंस हैं जो ट्रेंड होंगे। और वो तो उन्होंने मुझे कहा कि जो मलेशियाज और सिविलियंस हैं उनके ज़्यादा हाथ होगा, और ऐसे हमें लग रहा है। जब आप मलहमतुल कुबरा
कि हमारी सीरीज़ में आएंगे तो आप देखेंगे महदी मलेशिया, हिजबुल्लाह, हमास, तालिबान मलेशिया, ये जो लोग हैं मलेशियाज जो हैं, जो नॉन रेगुलर आर्मीज़ हैं, इनका जो अर्बन वॉरफेयर का जो एक्सपीरियंस है वो रेगुलर्स, क्योंकि रेगुलर्स आपको पता है टायर्ड होते हैं, उनके एक रूल्स हैं, उनके एक कवानीन हैं। अर्बन वॉरफेयर जब शहरों के अंदर और जंगें हो रही होती हैं तो फिर वो रूल्स और वो चीज़ें और वो उस तरह का डिसिप्लिन आप अगर करेंगे तो आप काफ़ी नुकसान उठाएंगे, साफ ज़ाहिर है, क्योंकि दूसरी साइड पे ऐसा नहीं होता। तो ये मलेशियाज जो हैं इन्होंने ज़्यादा एक्टिव रहना है। अब ये मलेशियाज ऊपर से इनके सरपरस्ती रेगुलर्स की हो, दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन जो भी चीज़ है कि ये मलेशिया जिसके अंदर अर्बन वॉरफेयर में ज़्यादा एक्टिव है। तो मलहमतुल कुबरा जैसे मैंने आपको बोला कि स्टार्ट हो चुका है, ग़ज़वा हिंद इसके बाद स्टार्ट होगा, ज़्यादा बड़े तरीके से स्टार्ट होगा। ग़ज़वा हिंद जब एंड होगा तो ग़ज़वा हिंद जो जीतेंगे मुजाहिदीन वो यहाँ से चलेंगे खुरासान के रास्ते से। क्योंकि एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ग़ज़वा हिंद के बारे में खुरासान की कोई हदीस इस तरीके से आपको नहीं मिलेगी कि खुरासान से लोग आके ग़ज़वा हिंद लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। खुरासान वाले लोग जो होंगे वो वहाँ जाएंगे बैतुल मक़दस में मलहमतुल कुबरा लड़ने। हाँ यस, बिकॉज द रूट इज़ गिवन, आपको रास्ता बता दिया गया कि मैप आप देखें तो हिंद से आप चलेंगे, साफ ज़ाहिर है। अगर हिंद को हम लेते हैं, कई लोग कहते हैं जी हिंद पाकिस्तान का एरिया, भाई हिंद अगर पाकिस्तान का एरिया था तो बाकी हिंद भी तो हिंद ही था ना, यानी बनारस हो गया जो उनका मेन गढ़ कितने हज़ार सालों से रहा है, वो तो नहीं है पाकिस्तान के अंदर। उत्तर प्रदेश देख लें, साउथ इंडिया देख लें, महाराष्ट्र देख लें, तो ये कि फ्रांस है ये भी तो हिंदी है। तो जब यहाँ से लोग हमारे इंशाल्लाह जीतेंगे हम, तो खुरासान के रास्ते से खुरासान, इराक, ईरान और आगे जाके सऊदी अरब में डाइवर्जन होती है। एक रास्ता जॉर्डन की साइड से निकलता है और एक रास्ता अगर आप इराक की साइड से जाएं तो सीरिया की साइड से नीचे उतरता है गोलान हाइट से। तो ये मलहमतुल कुबरा विल हैपन, चलता रहेगा, मलहमतुल कुबरा चलता रहेगा, ग़ज़वा हिंद ख़त्म हो चुकी होगी। अब हम आते हैं वार्म अप सेशन, जो हमारा ये अरब इसराइल जंगें हैं। अरबियों की और इसराइलियों की तकरीबन 4 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और छोटी जंगें भी काफ़ी हो चुकी है। लेकिन अगर बड़ी बड़ी लें, पहली जंग तो 48 के अंदर हमने इनको मार मार के इनकी तबीयत साफ़ कर दी थी। और ब्रिटिश ने, क्योंकि हमारी जो सल्तनतें, हमारी जो रियासतें, जो नेशनलिस्ट रियासतें थी, वो बेसिकली ब्रिटिश ने ही बनाई थी, जिनमें सऊदी अरेबिया, सीरिया, इराक की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये ब्रिटिश ने ही इनको तख्लीक किया था। तो उस वक्त ब्रिटिश ने इन्फ्लुएंस डाल के हमें रोक दिया, ब्रिटिश और फ्रेंच ने, कि अभी रुक जाए, और सीज़ फायर करा दिया। और सीज़ फायर के अंदर 2 हफ्ते वो उनको इक्विप करते रहे। हम समझते रहे कि वाजिबात जंग ख़त्म हो गई है, और असल में ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने रीग्रुप किया और फिर हमें मारा। लेकिन हमने उनको 48 में, यानी मुसलमानों ने काफ़ी उनकी कुटास लगाई। और लेकिन इवेंचुअली वही होता है ना कि जैसे आपने कारगिल में देखा होगा, जैसे आपने डिफरेंट जंगों में देखा होगा कि जब डिप्लोमेसी आती है तो फिर हम कोई गलत डिसीजन मुसलमानों से प्रेशर दिलवा के, या फिर कोई ऐसे होता है कि आपकी जो लीडरशिप होती है कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो कोई ना कोई गलत डिसीजन वो करवा जाते हैं। तो इसी तरीके से हुआ। तो 48 में हमने लड़ी, 56 में जो स्विस कनाल का जो इशू उठा, जो हमें आपको जमाल नासिर के उसमें बताया था। लेकिन 48 के अंदर मैं पहले जो वार्म अप सेशन हमने पहला किया था उसको आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे तो आप उसकी ऑडियो और वीडियो हमारे यूट्यूब पे देख सकते हैं, 1 आवर से ज़्यादा ये सेशंस थे, वार्म अप सेशन। लेकिन पहले में हमने आपको बताया था कि शरीफ्स ऑफ मक्का कौन थे। शरीफ्स ऑफ मक्का बेसिकली एक फैमिली है कुरैशियों की, जिनके पास खाना काबा की चाबियाँ थी, उनको शरीफ्स ऑफ मक्का कहते थे। अभी भी है वो फैमिली। तो वो जो लोग थे अभी, मतलब उनकी मेन फैमिली तो जॉर्डन के अंदर है। ये जॉर्डन के जो किंग हैं, किंग अब्दुल्ला, ये इनके जो दादा और परदादा थे वो आप कह लें शरीफ्स ऑफ मक्का थे। तो इनकी साथ लॉरेंस ऑफ अरेबिया और चंद और ब्रिटिश जो फौजी थे और उनके एजेंट्स थे, तो उन्होंने मिल के तो ये एक अपराइजिंग, क्योंकि पहली जंग अजीम के अंदर तुर्कियों ने गलती कर लें या कुछ भी कह लें, जर्मन्स का साथ दे दिया। तो इन्होंने फिर उसको ये मौके की मुनासबत से इन्होंने ये कहा कि इनको
हिजाज का जो इलाका था, क्योंकि बाकी सारा सऊदी अरेबिया खाली था, रियाद, दम्माम ये सब डेजर्ट था, तो हिजाज ही के पास पॉपुलेशन थी। तो हिजाज का जो एरिया आप कह लें तबूक से लेके नीचे यमन के अंदर कोस्टल रेड सी का जो एरिया है वो, तो इन्होंने उनको शरीफ्स ऑफ मक्का को कहा, अपराइजिंग कराई टर्क्स के खिलाफ, छोटी मोटी स्कर्मिशेस कराई, लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने कराया, और फाइनली इन्होंने इनको शरीफ्स ऑफ मक्का को बोला। हालांकि शरीफ्स ऑफ मक्का पिछले कई 100 साल से टर्किश जो खलीफा हैं खिलाफत उस्मानिया, उनके पेरोल पे थे, इस्तांबुल में पैदा हुए, वहाँ रहे, उन्होंने इनका जो था वजीफ़े लगाए हुए थे और सारी चीज़ें थी, लेकिन वजीफ़े शजीफ़े ले के भी इन्होंने लॉरेंस ऑफ अरेबिया के साथ मिलके तो इन्होंने ये इनके खिलाफ अपराइजिंग की। उस वक़्त तुर्कियों को ज़्यादा फ़िक्र जो थी इस्तांबुल की थी, टर्की की थी, इधर कुछ था नहीं। उन्होंने अपना टाइम लिया, बड़े मुतमईन होकर वो यहाँ से विड्रॉ किए, और इन्होंने शरीफ्स ऑफ मक्का के साथ ब्रिटिश एम्पायर ने ये वादा किया कि हम आपको इस पूरे ट्रांस जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यानी पूरी इस सल्तनत का, अरेबियन पेनिनसुला का, हम आपको बादशाह बना देंगे और ये चीज़ कर देंगे। पैरेलल वो निगोशिएट कर रहे थे आले सऊद के साथ जो नजद से थे, और उन्होंने क्या किया कि एंड ऑफ द डे जब ये एक चीज़ अचीव हो गई, शरीफ्स ऑफ मक्का से उन्होंने ये काम करवा दिया, तो उन्होंने शरीफ्स ऑफ मक्का को भी कुछ नहीं दिया, एक नए बंदे को, आले सऊद को ला के उन्होंने सऊदी अरब में बिठा दिया। शरीफ्स ऑफ मक्का को उन्होंने बोला कि वी आर रियली सॉरी, आप जो हैं जॉर्डन के अंदर रहें, आपके एक बेटे को हम सीरिया दे देते हैं, एक बेटे को हम इराक दे देते हैं, आप इधर हैं। अब वो उन सारी कंट्रीज़ के अंदर क्या हुआ था कि जैसे बाकी दुनिया के अंदर नेशनलिस्ट एक कैंपेन चल चुकी हुई थी, इसी तरह उन कंट्रीज़ में भी, इराक भी रिपब्लिकन बन चुका था, इजिप्ट भी किंग फारूक के उसमें से निकल आया था, इसी तरीके से जॉर्डन, सीरिया, ये सब इलाकों में एक नई नई बीमारी जन्म ले ली थी जिसको नेशनलिज्म कहते हैं। तो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स बन गई थी, रिपब्लिकन्स बन गए थे। तो उन्होंने जब शरीफ्स ऑफ मक्का, साहब ज़ाहिर है ब्रिटिश एम्पायर को ये बड़े अच्छे तरीके से पता था कि ज़्यादा देर शरीफ्स ऑफ मक्का इन एरियाज़ को होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पॉपुलर अपराइजिंग जो उधर के लोकल लोग थे वही फ़ौज में थे पहले खिलाफत उस्मानिया के, उन्होंने एक अपराइजिंग भी स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा कि जी हम खिलाफत उस्मानिया से निकल के हम शरीफ्स ऑफ मक्का के नीचे क्यों आ जाएं। तो उन्होंने फिर अपराइजिंग की, और 1-2 साल के अंदर अंदर ही, चंद सालों के अंदर इन्होंने इराक भी लूज़ कर दिया, इन्होंने सीरिया भी लूज़ कर दिया, और वहाँ चंद नए लोग, चंद नए चेहरे इन्होंने, जैसे इनकी पॉलिसी होती है कि आप जब ये हटाते हैं तो किसी ऐसे बंदे को, स्ट्रॉन्ग बंदे को ये नहीं लेके आते, किसी वीक बंदे को उठाते हैं और उसको सारी पावर्स दे देते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू व्हाट के ये पावर्स आपको हमारी हैं, बैकिंग देते हैं, लेकिन आपने हमारा वो लेना है, हमारे लॉयल रहना है। वो 15-20-30 साल तो इनका लॉयल रहता है, बाय द टाइम वो अपनी पावर खुद अज्यूम कर लेता है, तो वो फिर इनके शिकंजे से निकल जाता है, वो डिक्टेट नहीं होता, तो फिर ये उसको चेंज करके एक नया बंदा ले आते हैं। रिपीटेडली दिस हैव बीन हैपनिंग, अगर आप मुसलमानों की हिस्ट्री देख लें। इसी तरह इजिप्ट के अंदर इन्होंने जमाल नासिर ले आए। जमाल नासिर फौजी था, पहली जंग लड़ा हुआ था फ़लस्तीन में इसराइल के ख़िलाफ़। फ़लस्तीन के अंदर जो गाज़ा स्ट्रिप के अंदर जो इस इजिप्ट ने कब्ज़ा किया, नेक्स किया, तो उसमें जमाल नासिर वॉज अ प्रोमिनेंट सोल्जर। जिस तरीके से टर्की के अंदर कमाल अतातुर्क जो इनकी जंग हुई गैलापोली में, तो वहाँ वो ही वॉज अ प्रोमिनेंट सोल्जर। तो जब इन्होंने ये छोड़ा तो इन लोगों को इन्होंने कहा जी विल मेक यू द प्रेसिडेंट, तो आप हमारे साथ ट्रूस करें, हमारी बातें माने। उस वक़्त उनको क्या चाहिए था, उन्होंने कहा वाह जी वाह, बड़ी हमारी कमाल हो गया। तो जमाल नासिर साहब पावर में आ गए, रिपब्लिकन उन्होंने कंट्री बना दी इजिप्ट के अंदर। इसी तरीके से सीरिया में भी यही हुआ, इराक में भी यही हुआ, और लिबिया में भी यही हुआ। आप ये जो जितने बूढ़े आप पिछले 5-6 साल पहले जो डिक्टेटर्स जो आए सोशलिस्ट गवर्नमेंट लेके, जब ये आए इन्होंने रेवोल्यूशंस की। जैसे मैं जमाल नासिर के ऊपर ही रहूँगा क्योंकि हमारे वार्म अप सेशन में हमने वो किया, तो अभी बाकी हमने किए नहीं। तो जमाल नासिर वो जब ये आए तो इन्होंने ग्रीन शर्ट्स की एक रेवोल्यूशन चली हुई थी किंग फारूक के ख़िलाफ़ कि जी हमें फ्रीडम चाहिए। वही आज़ादी के नारे जो आप ईरान में सुन रहे हैं, हर जगह सुन रहे हैं कि जी आज़ादी चाहिए,
और भी एक दो इसी तरह के ना, इज्जत चाहिए और प्रेस्टीज चाहिए, और ये 3-4 नारे क्लब करके, ये डिफरेंट डिफरेंट रीब्रांड करके, ये बार बार, इवन द रीब्रांडिंग वाज डन इन द अरब स्प्रिंग जो चली थी थोड़े साल पहले, जो यही लोग जिन्होंने पहले दूसरों को निकाल के 30-30 40-40 साल से ये उधर काबिज थे, हुस्नी मुबारक हो गया, आप ये कह लें लिबिया में मोअम्मर कज़ाफ़ी हो गया, ये कब राइज टू पावर हुए हैं और इनका क्या बैकग्राउंड? तो इनका बैकग्राउंड कोई भी नहीं था, बेसिक सोल्जर, लेकिन वही है कि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड लीडरशिप थी और उन्होंने किसी को धोखा दिया था, तो बाद में इनको किसी ने धोखा दिया। तो इसी तरीके से वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, जब भी दुनिया में आपको कोई बोले कि जी मैं आपकी आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ, मैं आपकी फ़लाँ के लिए लड़ रहा हूँ और मैं आपके हकूक़ के लिए लड़ रहा हूँ। जब मिस्र के अंदर तो खुब्स के ऊपर, खुब्स जिसे कहते हैं रोटी के ऊपर इन्होंने वो ये जो अरब स्प्रिंग उठी थी उसके बाद इन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दी। तो जो रेवोल्यूशन, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन है, उसको तो जहाँ आपको सुनाई दे तो आप यही समझें कि अब ये बंदा जो है, क्योंकि हिस्ट्री इन्हें ऐसे लिखा है कि जितने भी सोशलिस्ट लीडर रेवोल्यूशंस के थ्रू इन्होंने डिक्टेटर्स को ओवरथ्रो किया है, चंद साल के बाद वो उससे भी बड़े डिक्टेटर बन गए। यानी जब अब वो पावर में आए तो वो सोशलिस्ट एजेंडा पे आए, लेकिन जब पावर में आ गए तो उन्होंने ये समझा कि हम तो, ये तो हमारा राइट है, हम तो किंग हैं, हम तो बादशाह हैं, हम तो प्रेसिडेंट हैं। तो वही सोशलिस्ट लीडर, ये देखें, जमाल नासिर, अनवर सादात, यासिर अराफात, ये जो बशार अल हाफिजुल असद, जॉर्डन के किंग्स, आप किसी को ले लें दुनिया में, किसी भी मुसलमान, सिर्फ ओनली मुसलमान लीडर्स सोशलिस्ट को ले लें, तो वो जब आपको थोड़े साल के बाद आप उनको देखेंगे तो यू विल सी कि वो एक डिक्टेटर की तरह वो बिहेव करते हैं और वो एक डिक्टेटर बन जाते हैं। बल्कि जो डिक्टेटर, जो बादशाह वाला डिक्टेटर था, वो शायद थोड़ा सा बेहतर होता, उससे कई स्टेप आगे चले जाते हैं। तो जमाल नासिर ने भी यही किया। स्विस कनाल के अंदर अब आते हैं, अब आपको स्विस कनाल के अंदर 56 के अंदर इनका प्रॉब्लम आ गई, उसने स्विस कनाल को नेशनलाइज कर दिया इसराइल के लिए। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ तिरान, जो बड़ा ही क्रूशल है, रेड सी के साथ आता है, अगर आप मैप पे देखें, वो बंद कर दिया, सिनाई पेनिनसुला के आप कह लें ईस्टर्न साइड। और उसने स्विस कनाल के ऊपर जब ये किया तो स्विस कनाल वाज ओन्ड बाय ब्रिटिश एंड फ्रेंच। तो उन्होंने जब देखा कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे बंद कर दिया इसने, तो उन्होंने पैराट्रूप किया वहाँ। स्विस कनाल क्राइसिस के तौर पे पहली आप कह लें सेकंड अरब इसराइल जंग हुई, जिसके अंदर जमाल नासिर वगैरह बहादुर तो मिस्री हैं, लेकिन वही चीज़ है कि थोड़ा सा हमारे वाला हिसाब है कि लीडर्स कॉम्प्रोमाइज़ जब आ जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये बड़ी बहादुरी से लड़े और ये बड़ी दलेरी से लड़े, लेकिन क्योंकि सपोर्ट सारी की सारी ब्रिटिश एम्पायर की इसराइलीज़ के साथ थे, तो वो जंग हम उस तरीके से अचीव नहीं कर सके जो हमने अचीव करना था। स्विस कनाल भी खुल गया, स्ट्रेट ऑफ तिरान भी खुल गया। उसके बाद इनकी दोबारा जंग होगी 67 के अंदर, अरब इसराइल जंग जो तीसरी हुई, उसके अंदर उन्होंने सिनाई पेनिनसुला इसराइल ने कब्जे में कर लिया। जॉर्डन ने इनको बोला था, लेकिन दो प्लेयर्स मेन हैं जो हर अरब इसराइल जंग में आपको कॉमन नजर आएंगे। वो एक है सीरिया, क्योंकि उनका नॉर्दर्न बॉर्डर लगता है, और एक है इजिप्ट, क्योंकि उनका सदर्न बॉर्डर लगता है। एक और बंदे का बॉर्डर, एक और कंट्री का बॉर्डर लगता है उनके साथ, जॉर्डन। लेकिन जॉर्डन इनके साथ किसी ना किसी तरीके से ट्रूस में रहा है। पहले जॉर्डन इनके साथ, इसराइल के साथ औकाफ के ट्रूस में था कि मस्जिद अल अक्सा और वेस्ट बैंक का जो एरिया है वो जो है जॉर्डन के पास है, और बाकी जो है वो इसराइल के पास। इसराइल स्लोली करता है, लेकिन सीरिया और इजिप्ट ऐसी कंट्रीज हैं कि जिनके साथ उनकी जंगें कॉन्टीन्यूस। फिर एक दोबारा जंग हुई इनकी अनवर सादात के टाइम में, जिसके बाद कैंप डेविड ट्रूस किया इन्होंने। तो आपको कहने का मकसद ये है कि इसी तरीके से हमारे ये जो लीडर थे जमाल नासिर, ही वॉज अ गुड पर्सन। आई मीन अगर आप उसके बारे में पढ़ें, कई लोग मतलब मैं आई डोंट नो, अखवान अल मुस्लिमीन उस वक़्त उसके पीछे था। उन्होंने एक छोटी सी बात उसको बोली थी जिसको बड़े तंज़ो मज़ाह में उसने उड़ा दिया। उसने कहा था कि जी हिजाब, आप अखवान अल मुस्लिमीन अभी भी है, जो आप उनको जानते होंगे, इजिप्ट की एक तंजीम है। तो इखवान ने उसको बोला कि आप हिजाब को जो है वो
मैंडेटरी करें और इस तरीके से, इस पे उसने बड़ा मजाक उड़ाया। खैर बाय दैट टाइम वो बड़ा वीक हो चुका था। उसके नीचे सेकंड इन लाइन जो था अनवर सादात था। अनवर सादात को वो लोग जो जिन्होंने इसको पावर में रखा हुआ था वो लोग उसको ग्रूम कर रहे थे। और ऑल ऑफ अ सडन जमाल नासिर जो है वो वफात पा जाता है और बाद में लोग कहते हैं कि जी अनवर सादात एंड हुस्नी मुबारक अनवर सादात के भी सेकंड इन लाइन था। तो थर्ड इन लाइन आप कह लें कि सेकंड एंड थर्ड ने मिलके इसको जहर दे दिया या पॉइजन कर दिया या कोई डिफरेंट मोसाद ने कर दिया। एनीवेज वो बेचारा अच्छी और बुरी चीज़ें लेके वो फौत हो गया। और 3 जंगें बल्कि आप ये कहें कि उसने इसराइल के साथ लड़ी हैं। 48 में भी शामिल था, 56 में भी शामिल था, 67 में भी शामिल था। इसके बाद जैसे मैंने आपको बोला एक जंग इनकी 71 में हुई, उसके अंदर भी ट्रूस हो गया। इसराइल हर जंग में इसराइल वॉज सपोर्टेड बाय एवरीवन ईच ऑफ द टेम्पलर नाइट की जो कंट्रीज हैं सारी की सारी, बल्कि जो हमारे इधर ये था कि नो वन वॉज सपोर्टिंग दैट। इवन जॉर्डन ने हर जंग के अंदर बस वादा ही किया और शामिल उस तरीके से नहीं हुआ। इसी तरीके से कई कंट्रीज अभी उनका इसराइल के साथ ट्रूस हो रहा है, जिनमें छोटी कंट्रीज हैं, बहरीन है, यूएई हैं, ये तो बनी अभी 50s के बाद हैं। तो लेकिन इनकी कोई जंग बाय द वे इवन सऊदी अरेबिया की इसराइल के साथ कोई जंग इनकी नहीं हुई। तो ये जो अरब इसराइल वॉर हैं, मतलब ट्रूस तो आप उसके साथ करते हैं, पीस आप उसके साथ करते हैं जिसके साथ आपकी जंग हुई, लेकिन इनकी कोई जंग नहीं हुई। एनीवेज ये लेटेस्ट स्टेजेस में आपको हम बताएंगे जब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको पहला वार्म अप सेशन जिसमें शरीफ्स ऑफ मक्का है, मैंने उसकी आपको समराइज आपको समझा दिया है। पूरा सेशन आपको हमारे यूट्यूब पे या ट्विटर पे स्पेस सेशन की ऑडियोज मिलेंगी, 1-1 घंटे के वो सेशन थे, आप उनको देख सकते हैं। जमाल नासिर का मैंने आपको बता दिया। और थर्ड जो हमने अभी तक इसका वार्म अप सेशन किया है, नॉट इतना उस तरीके से डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं, लेकिन वेरी क्रूशल फॉर द फलस्तीनी। फ़लस्तीन के अंदर आप ये चीज़ देखें कि इसराइल एक कंट्री है जिसको यूएन मान, फ़लस्तीन एक कंट्री नहीं है। फ़लस्तीन एक अथॉरिटी उन्होंने बनाई हुई है, प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी PLA जिसको कहते हैं। उसके अंदर उन्होंने एक ये बेसिकली यासिर अराफात साहब ने बनाई थी। यासिर अराफात साहब जो थे बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर थे। ये यासिर अराफात जॉर्डन के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर जॉर्डेनियंस जो हैं वो फ़लस्तीनी, उनका कोई ना कोई कनेक्शन है, मतलब उनके बादशाह से अलावा। बादशाह उनके टोटली, जैसे मैंने आपको बोला, शरीफ्स ऑफ मक्का, बादशाह उनके हैं हाशमी शरीफ्स ऑफ मक्का, लेकिन बाकी जो उनकी इमाम है वो कहीं ना कहीं से फ़लस्तीनी, उनका रिलेशन पहली जनरेशन, बीवी फ़लस्तीनी, कुछ ना कुछ उनका आता ही। तो यासिर अराफात साहब जो थे ये जॉर्डन में हुए, उससे पहले ये इजिप्ट में पढ़ते रहे। इजिप्ट में इन्होंने अपनी डिग्री की। फिर इजिप्ट के अंदर क्या हुआ कि इन्होंने जब ये साहब ज़रा, मैंने जैसे आपको बताया जमाल नासिर और ये अनवर सादात का ये टाइम था, यस अनवर सादात का ये टाइम था कि अनवर सादात ने एक बड़ा ही बुरा ट्रूस, वो हम आपको बाद में बताएंगे अनवर सादात वाले सेशन में, कैंप डेविड के अंदर उन्होंने ये ट्रूस कर लिया इसराइल के साथ। इसराइल को इजिप्ट ने रिकग्नाइज कर लिया, जैसे हमारे पे भी प्रेशर पाकिस्तानियों पे डाल दें, और उन्होंने ये ट्रूस कर लिया कि जी हम आपके साथ जंग नहीं करेंगे। अच्छा, और उसके बाद अभी तक इसराइल के साथ उनकी इजिप्ट की जंग नहीं हुई। यानी ये देख लें किसी ना किसी तरीके से उन्होंने, आप कह लें कि कामयाब एक चीज़ कर ली, लेकिन 50 साल हो गए हैं इस चीज़ को। 1974 में इन्होंने ये ट्रूस किया था। अच्छा, जब इन्होंने ये ट्रूस किया अनवर सादात साहब ने, तो एक अरब लीग का एक कंसेंसस था और एक उनका ये था कि इसराइल हमारा, मतलब हमें मस्जिद अल-अक्सा वहाँ से उससे छुड़वानी है, ये ज़बरदस्ती इन्होंने की हुई है। तो अनवर सादात केम आउट ऑफ द वे, इन्होंने आउट ऑफ द वे आके तो इन्होंने ये ट्रूस कर लिया। जब इन्होंने ये ट्रूस कर लिया तो इन पर बड़ी लान तान हुई, बहुत इनको लानतें पड़ी, सऊदी अरब से भी, उर्दन से भी, इराक से भी, हर जगह से इनके ऊपर लानतों की बारिश एक तरह से हो गई। तो इस बारिश के अंदर क्या हुआ कि अनवर सादात को इन्होंने इजिप्ट को उस अरब लीग से भी निकाल दिया अरबियों ने, कि ये तुमने कैसे कर लिया इसराइल के साथ ट्रूस। उन्हें क्या पता था कि जो तरीका जिस तरीके से कर रहे हैं कल को वो खुद भी उसी तरीके के अंदर आ जाएंगे। तो इखवान ने
इख्वान अल मुस्लिमीन अगेन केम इनटू द पिक्चर, और इख्वान अल मुस्लिमीन ने फौजी थे, एक परेड हो रही थी जिसके अंदर फौजियों ने इसको असैसिनेट कर दिया अनवर सादात को। और कई लोग कहते हैं कि जैसे अनवर सादात का रोल था जमाल नासिर के अंदर, इसी तरीके से हुस्नी मुबारक का रोल था। हुस्नी मुबारक अगेन अनवर सादात का सेकंड इन लाइन था अनवर सादात की असैसिनेशन के अंदर। तो उस दरमियान में एक दो दूसरे प्रेसिडेंट बने, लेकिन देन हुस्नी मुबारक ने इजिप्ट को ले लिया। और अभी हुस्नी मुबारक को तो आप लोग सारे जानते ही होंगे, हमारी लाइफ में वो उसके साथ ये अरब स्प्रिंग और ये सारी चीज़ें हुई। तो अनवर सादात को बड़ी लान तान पड़ी, मिस्रियों को इन्होंने टोटल निकाल दिया, सऊदी अरब ने मिस्री निकाल दिए और इनका कि तूने कर कैसे लिया ट्रूस। खैर उसके बाद एक ट्रूस का एक कह लें कि वो निकल आया 94 के अंदर। 92 में इन्होंने कैंप डेविड में किया। 94 के अंदर जो जॉर्डन के जो बादशाह थे किंग हुसैन, जो किंग अब्दुल्ला, जो अभी करंट अच्छा हैं शरीफ्स ऑफ मक्का, अगेन आई विल रिपीट कि आपको याद रहे, उन्होंने भी एक ट्रूस साइन कर लिया इसराइल के साथ। वो भी बीच में से निकल गए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रूस और ये इसराइल जो पावर पकड़ना शुरू हुआ, वो इन सारी चीज़ों की, हमारी गलतियों की वजह से ये चीज़ हुई। तो यासिर अराफात का जो थर्ड सेशन था उसके अंदर हमने, वो भी काफ़ी लंबा सेशन है एंड आई रिकमेंड कि आप वो सुने। तो यासिर अराफात ने, जब जमाल नासिर था तो यासिर अराफात बहुत ही खुश नहीं थे कि ये क्या हो गया। अच्छा, यासिर अराफात इजिप्ट की आर्मी में, सोचें यासिर अराफात फ़लस्तीनी जो थे इजिप्शियन आर्मी के अंदर, इन्होंने वो स्विस कनाल की क्राइसिस में जंग भी लड़ी 56 के अंदर। तो उसके बाद ये फिर काम जॉब शॉप करते रहे, इंजीनियर थे। अनवर सादात ने जब ये किया तो काफ़ी लोगों ने मल्टीपल जो अरब, जैसे मैंने आपको बोला लान तान इनकी अनवर सादात की। तो यासिर अराफात भी राइज टू पावर हुए, फ़लस्तीनी थे, तो इन्होंने भी ये काफ़ी शोर मचाया कि ये क्या हो गया। तो इनको उधर ने मिस्र से निकाल दिया। तो ये जॉर्डन चले गए। जॉर्डन में थोड़े अरसे के बाद इन्होंने किंग हुसैन के ख़िलाफ़ उसी तरीके से करना शुरू कर दिया जो इन्होंने इजिप्ट के अंदर किया था। तो जॉर्डन ने भी इनको निकाल दिया। फिर ये लेबनान चले गए। लेबनान और सीरिया उस वक्त एक होता था। लेबनान में भी इन्होंने ये किया एंड फाइनली ये जो है वेस्ट बैंक जो है उसके अंदर ये आ गए। और उसके अंदर आके इन्होंने ये अपनी फ़लस्तीनियन अथॉरिटी की बना ली। अहमद यासीन जो थे वो हमास के थे और ये जो थे वो PLA के थे। इनके आपस में क्लैशेस थे। हमास जो है गाज़ा स्ट्रिप में है, फतह जो इनका ग्रुप था वो वेस्ट बैंक में आ गया। वेस्ट बैंक के अंदर आके आजकल आप देख रहे होंगे कि इसराइल वेस्ट बैंक के घरों को तोड़ रहा है, ये रीसेंट यानी जस्ट लाइक यस्टरडे। तो ये जो ट्रूस इन्होंने साइन किया नॉर्वे में इसराइली प्राइम मिनिस्टर के साथ, कि इन्होंने उनको रिकग्नाइज कर लिया और इन्होंने उनको वहाँ का लीगल स्टेटस दे दिया कि ये हमारा शेयर्ड कंट्री है। ये जो दो कौमी नज़रिया वैसे तो इस पर वैलिड ही नहीं है, तो वो उसके अंदर इन्होंने कहा कि जी इसराइल और फ़लस्तीन शेयर्ड है। और इन्होंने ओस्लो के अंदर ट्रीटी साइन की और वो अगर आप मैप देखें तो सारा एरिया इन्होंने, ऑलमोस्ट सारे का सारा एरिया इन्होंने इसराइल को दे दिया। 3 जोन में डिवाइड कर दिया। इसराइल ने वहाँ 30-30 फुट की दीवार जो आज तक खड़ी हैं वो खड़ी कर दी। और उसके बाद जो मेन जो वहाँ रिसोर्स थी, पानी की रिसोर्स, सारे का सारा पानी इन्होंने इसराइल को दे दिया। 80% पानी और 20% पानी इन्होंने वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनी, आज भी वो बेचारों को सबसे ज़्यादा मसला वाटर का इशू है क्योंकि उनके पास पानी नहीं होता खेती बाड़ी करने के लिए अपने उसके लिए। तो इन्होंने सारा का सारा दे दिया। इन रिटर्न इन्होंने कहा जी मुझे PLA की अथॉरिटी का प्रेसिडेंट बना दें। बना दिया, सबको बनाया, इनको भी बना दिया। इनको बना दिया, ये बन गए। और इन्होंने फिर वही चीज़ है कि ये एक गिरदान गाना शुरू हो गए कि जी प्लीज। अच्छा, इसके अंदर एक जो चीज़ मैंने जो दरमियान में बताई थी कि नोबेल प्राइज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइंस और उसके ऊपर नहीं होता, वो पीस का भी नोबेल प्राइज़। आपको याद है कि चंद साल पहले हमारे इधर भी एक अजीब, जब हमारा कश्मीर वाला वाक़या हुआ, इंडिया ने जो ये आर्टिकल किया ख़त्म और उसके बाद इन्होंने, इंडिया ने इसको यूनियन टेरिटरी के नीचे ले आए। तो हम लोगों ने क्योंकि रिएक्ट उस तरीके से नहीं किया तो हमारे लोग भी कह रहे थे जी नोबेल प्राइज़ मिल जाए, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस।
नोबल प्राइज ऑफ पीस, जितने गद्दार हैं मुसलमानों के, जितने लोग जिन्होंने डैमेज किया है मुसलमान कॉज को, उनको वो नोबल प्राइज दे देते हैं। और इसराइल के प्राइम मिनिस्टरों को भी नोबल प्राइज मिला हुआ है, ऐसी को बात नहीं, सारे ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर्स उनके जो हैं उनको किसी ना किसी तरीके से। तो नोबल प्राइज कोई आसमानी चीज़ नहीं है। नोबल प्राइज आप मैक्सिमम गद्दारी अपने मुल्क के साथ, इस मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम गद्दारी अपने मुल्क के साथ करें, मैक्सिमम गद्दारी अपने रिलीजन के साथ करें, मैक्सिमम गद्दारी अपने आपके साथ, अपने अपने भाइयों बहनों के साथ करें, नोबल प्राइज आपको मिल जाएगा। अनवर सादात नोबल प्राइज मिला, यासिर अरफात नोबल प्राइज मिला। जिसने पैक्ट किया इसराइल के साथ, इसराइल उनको नोबल प्राइज दे देता है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान का अगर हमारा उनके साथ कोई ऐसा कोई अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई हार्श वर्ड्स नहीं लूँगा, लेकिन हमारा कोई लीडर ऐसे आ जाता है और वो इसी तरीके की हरकत करने की कोशिश करता है या कर जाता है, अल्लाह बेहतर जानता है, नोबल प्राइज 10 नोबल प्राइज ले लें। तो नोबल प्राइज को कोई ऐसे समझना कि नोबल प्राइज कोई आसमानी चीज़ है, ऐसे नहीं है। जो उनकी कैपेसिटी के मुताबिक गद्दारी करेगा मुसलमान कौम से, नोबल प्राइज उनको मिल जाएगा। तो ये 3 वार्म अप सेशन हम अभी इस सीरीज़ के कर चुके हैं। ये सीरीज़ लंबी है, उससे पहले आपको समझाना है कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि आप इस रीजन के अंदर इन लोगों से ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, जिसके अंदर हमने आपको शरीफ ऑफ मक्का, जमाल नासिर, यासिर अरफात, और अब ये चौथा सेशन वार्म अप करेंगे जिसके अंदर हम आपको हुस्नी मुबारक और अनवर सादात और हुस्नी मुबारक को कंबाइन करके करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने इजिप्ट का बेड़ा गर्क कर दिया है और एक इसराइल का एक आप ये कह लें कि लैप डॉग की तरह इन्होंने उसको बना दिया है। इसी तरह हम सीरिया एटलीस्ट चले, मैं जो भी कहता हूँ मैं एग्री नहीं करता हाफिजुल असद की पॉलिसीज के साथ, बशार अल असद, लेकिन एटलीस्ट उनका इनके साथ कोई ट्रूस नहीं हुआ इतने साल, जब से 75 साल हो गए हैं सीरियंस ने इनके साथ कोई ट्रूस नहीं किया। इजिप्शियंस कर चुके हैं, जॉर्डेनियंस कर चुके हैं, फ़लस्तीनी देमसेल्फ जैसे मैंने आपको बताया, यासिर अरफात ये कर चुके हैं। तो ये मलमतुल कुबरा की जो वार्म अप सेशन है उनके बारे में था। अब मैं आपको जाते जाते दिखाता हूँ कि सारियाज ने इस चीज़ से रिलेटेड क्या किया हुआ। ये हमारा, मेरे ख्याल में लाइट आपको पड़ेगी, पता नहीं नज़र आती है कि नहीं आता, थोड़ा और आगे करता हूँ। ये हमारा पहला बैच है जो हमने जब सारियाज को स्टार्ट किया था, तो वी मेड दिस बैच। ये राइज ऑफ द क्रेसेंट बैच है। ये राइज ऑफ द क्रेसेंट बैच है, ये साइज में भी थोड़ा सा बड़ा है, आपकी पॉकेट के ऊपर या जो आप जैकेट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, तो ये लेपल पे नहीं लगेगा, लेकिन आप उसको पॉकेट के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये बैच हमारा इंस्पायर्ड है खिलाफत उस्मानिया से, लेकिन इट्स नॉट खिलाफत उस्मानिया बैच। रीज़न क्या है कि इसमें से जो इररेलेवेंट चीज़ें थी आजकल के दौर के मुताबिक, जैसे सुल्तान का जो सिग्नेचर है टुगरा कहते हैं जिसको, वो हटा दिया, और डिफरेंट चीज़ें कि ये हमारे 2 इसके अंदर फ्लैग्स हैं, एक टर्की का फ्लैग है और एक फ्लैग जो है पाकिस्तान का है। तो ये राइज ऑफ द क्रेसेंट जो बैज है हमारा, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गज़वा हिंद के स्टार्ट का बैज है कि ये 2 फ्लैग्स इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह ताला। अपनी कैपेसिटी, बेस्ट कैपेसिटी में ये हिंद से भी लड़ेंगे और उसके बाद ये मलहमतुल कुबरा के अंदर भी प्रोमिनेंट फोर्स होंगे। तो दिस इज़ द राइज ऑफ द क्रेसेंट बैच जो हमने इसमें बनाया आज से 4 साल पहले, और ये हमारा उसका वेरिएंट जो आया बाद में, इसको कहते हैं मिना रात ईसा। इसके अंदर ब्लैक एडिड है। ब्लैक क्यों एडिड है कि इसके अंदर ईरान, टर्की, पाकिस्तान और डिफरेंट मलेशियाज जो हैं, ये मिना रात ईसा जो दमिश्क के अंदर एक मीनार है जिसके ऊपर सेकंड कमिंग हज़रत ईसा की होनी है, ये उससे रिलेटेड, ये मलहमतुल कुबरा से रिलेटेड ये बैज है, ये आप देख सकते हैं। तो इट्स द सेम बैज बट द कलर इज़ डिफरेंट, और ये साइज़ में थोड़े से बड़े हैं। अब जो हमारा, ये भी तकरीबन 3 साल हो गए इस बैच को, कई लोगों के पास, आपके पास हो। अब जो हमारा नया बैच आया है, नया तो नहीं है लेकिन चले 4-5 महीने, वो ये है, इसके अंदर हमारा पैच था पहले गज़वा हिंद का जिसको कहते हैं रूट मैप। तो ये रूट मैप पैच में था, एम्ब्रॉयडरी पैच में। तो लोगों ने हमें कहा कि सर इसको आप बैज में भी बनाएं, लेपल पिन में भी बनाएं। तो फिर हमने इसको इस लेपल पिन में बनाया। इस बेसिकली इस बैच के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर पूरे का पूरा
उस हदीस का मफहूम है, और जो सारा का सारे जो इवेंट्स हैं उनको दमिश्क आपको रेड में नज़र आएगा। दिल्ली के ऊपर आपको गौरी मिसाइल इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान को मुबारक करे। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं, नॉट सेकंड स्ट्राइक हम करेंगे। और अल-कुद्स इसके अंदर मौजूद है। श्रीनगर ब्लैक का मतलब ये है कि जब श्रीनगर ब्लैक हो जाएगा तो दमिश्क रेड हो जाएगा। तो ये ऐसे हो चुका है, यानी आधा इसका जो बैज है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर लॉर्ड सिटी के अंदर आप ये मेटल का बना हुआ, सॉलिड मेटल का बना हुआ बैज है, 2.5 तोले इसका मतलब। लॉर्ड सिटी में आप ये देख रहे हैं JF थंडर, कि जब लॉर्ड सिटी के अंदर हम फाइनल अटैक करेंगे। लॉर्ड सिटी लुद सिटी है जो तेल अवीव से थोड़ा सा दूर है, और ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता है कि वहाँ इसराइल के जो न्यूक्लियर आर्सनल्स हैं वो वहाँ रखे हुए हैं। तो और ये सिटी क्यों हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अहादीस मुबारक के मुताबिक दज्जाल के साथ जो फाइनल जंग होगी, यानी दज्जाल जहाँ फॉल बैक करेगा वो लुद सिटी, लॉर्ड सिटी में करेगा। तो अब लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इसी से रिलेटेड है। ये हमारे गाजी बैजेस हैं, जो गाजी वुल्फ बैजेस हैं। जितने भी हमारे गज़वा हिंद के गाजी हैं, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसमें 2-3 वेरिएंट थे, अहमद शाह अब्दाली। तो ये 3 बैजेस हैं कि ये बैज की ये आप देख लें कि इसका साइज़ क्या है, आप इधर से देख सकते हैं। और फिर हमारे ग़ज़वातुल हिंद मुबारिज़ून हैं, ये हैदर बैज है, डिफरेंट बैजेस हैं हमारे। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है हमने किसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द हमने रोटेट किए हुए हैं कि ये जब आप इन बैजेस को पहनेंगे तो आप जिन लोगों के पास हमारे बैजेस हैं दे कैन टेल यू, वो आपको इसको बेहतर बता सकते हैं कि इनका क्या इन्फ्लुएंस है। एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लुएंस है इनका। साफ ज़ाहिर है जब आप पहनते हैं और आपको कॉन्सेप्ट का भी पता होता है तो आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से, डिफरेंट तरीके से समझ सकते हैं, और उसको उसी तरीके से आप अपने दिल के करीब रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको बतानी है। हमारे भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है मेरे लिए, और वो ये है मारखोर। हमारे मारखोर पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह मुहाफिज हैं, और सबसे ज़्यादा चीज़ें जो सारियाज ने अगर बनाई हैं तो वो मारखोर। ये मेटल का एम्बलम है, ये आपको आवाज़ आ रही होगी, लोहे का बना हुआ एम्बलम है जिसके पीछे ग्लैटन स्पॉन्ज है, और ये बेसिकली बैज नहीं है, ये गाड़ियों पे लगाने के लिए। तो ये सेशन मैंने आपको जो किया है, एक तो बहुत दिन हो गए थे लाइव किए हुए, दूसरा ये कि आपको जो वार्म अप सेशंस हम मलमतुल कुबरा के से रिलेटेड कर चुके हैं तो उसके बारे में बताना था। आप अपना इस वीडियो को शेयर आगे कीजिएगा दूसरे लोगों के लिए, और दूसरा ये कि इंशाल्लाह अगली बार मैं आऊँगा तो मैं आपको पहले से इन्फॉर्म करके सेशन स्टार्ट करूँगा। ये तो अब्रप्टली मैंने सोचा कि ये आज मैंने देखा तो फेसबुक की लाइव चल रही है, क्योंकि काफ़ी देर पहले से ये लाइव उन्होंने बंद कर दी हुई थी। आज पता नहीं क्या हुआ है, थोड़ा उन्होंने सिस्टम रिवाइव किया होगा, तो ये हमारे इस पेज की लाइव सेशन उन्होंने खोल दिया। तो मैंने कहा चलें दोबारा इसको टेस्ट भी करते हैं, और आपको जो 3 वार्म अप सेशंस हम कर चुके हैं मलमतुल कुबरा से रिलेटेड, उनके बारे में आपको ब्रीफ करते हैं जो हमारे फेसबुक के। ज़्यादातर ये सेशन हम ट्विटर स्पेस पे करते हैं क्योंकि लंबे होते हैं, और उसके अंदर हम फिर इंटरेक्शन भी करते हैं, सवाल भी लेते हैं लोगों के लाइव। तो लेकिन इधर हम क्या करते हैं कि उसको वीडियो में कन्वर्ट करके फेसबुक और यूट्यूब पे डालते हैं। तो आप हमारे सारियाज के ट्विटर स्पेस को ज़रूर फॉलो करें। ज़्यादातर मैंने जैसे बोला कि चीज़ें इधर हम थोड़ा सा बैजेस और इन चीज़ों से रिलेटेड कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी करते हैं जो हमारी इस सारी चीज़ों को फंड करती है, और कोई फंड नहीं करता सिवाय हमारे इन प्रोडक्ट्स के जो आप लोग ये ख़रीदते हैं। तो ट्विटर के ऊपर हमने टोटली उसको एक रखा हुआ है जिसके अंदर टोटल हम सेशंस और सारी चीज़ें वहाँ करते हैं। तो डू फॉलो सारियाज को आप फॉलो करें, उसके अंदर फिर आप ये है कि आप इनकी स्पेस सेशंस में लाइव कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे नसीब के अंदर ये दोनों जंगें करेगा। हर नमाज के बाद अल्लाह से ज़रूर दुआ करें कि या अल्लाह पाक क्या ही अच्छा हो कि उस ग़ज़वा हिंद के मुजाहिदीन में से मुझे शामिल कर ले, और मलहमतुल कुबरा में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाए।
अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।